चलो, पिछली क्लास में हमने देखा कि अगर डेंस से रेयर में कोई रे जा रही है तो TIR के चांसेस थे। तो हमने सॉल्व किसके लिए किया? ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए। ठीक है, और ग्रेजिंग इमरजेंस की कंडीशन हम निकालेंगे जब भी हमसे TIR के लिए पूछा जाएगा। और हमने बात की ये थीटा μ2 μ1, एक तो कंडीशन है μ2 μ1 से बड़ा होगा, और TIR हो जाएगा अकर्स इफ थीटा बढ़ा दें तो जितनी तिरछी लाइट गिरेगी TIR के चांस उतने ज्यादा होंगे। μ2 जितना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा डेंस मीडियम से जाएगा TIR के चांस उतने ज्यादा हैं, और जितने रेयर मीडियम में जाएगा उतना ज्यादा TIR के चांस ज्यादा हैं। और ये वो केस क्या है? थीटा ही क्रिटिकल एंगल है और साइन इनवर्स μ1 बाय μ2। अंडरस्टूड है, μ2 बड़ा है μ1 से, तो ये डिफाइंड है। तो ये क्रिटिकल एंगल है जिस पे जस्ट ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है। इसी केस में अगर मैंने क्रिटिकल एंगल इस तरफ से रे भेजी होती 90 डिग्री पे, तो ये μ2 μ1 वंस अगेन यही डेंस है, तो ये क्रिटिकल एंगल से बाहर निकल जाता। ठीक है, बिल्कुल इसी की इमेज ये है। इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड एक्सचेंज कर दिए, तो जब 90 डिग्री से इनपुट आएगा क्रिटिकल एंगल पे आउटपुट आएगा, क्रिटिकल से 90 पे। और यहां दिख रहा है 0 से 90 कुछ भी कर लो, ये 0 से थीटा तक जाएगा। यहां पे 0 से क्रिटिकल एंगल कुछ भी दो, ये 0 से 90 जाएगा, मतलब बियॉन्ड क्रिटिकल एंगल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसमें रिफ्लेक्शन होने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। ठीक, और R और I के दोनों में ग्राफ देखे थे हमने, I और R, इसमें I ये वाला है, तो 90 डिग्री पे R कुछ आया था, और यहां I की वैल्यू क्रिटिकल एंगल पे R 90 हो गया था। ठीक, तो स्लोप हमारा कुछ ऐसा था, और एक हमने यहां पे स्लोप बनाया था, और यहां पे स्लोप निकालने के लिए हमने ऐसे किया था, R इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन I बाय म्यू, और डेरिवेटिव किया डेल R बाय डेल I, क्योंकि अगर हम यहां भूल गए कि यहां कैसा था, तो ये 1/1 माइनस साइन I बाय म्यू का होल स्क्वायर अंडर रूट कॉस I बाय म्यू। एक्सप्रेशन तो लगभग ऐसे ही बनना है, बस म्यू की जगह 1/म्यू टाइप का आ जाएगा। ठीक है, साइन R इज इक्वल टू म्यू साइन I, ये इसका एक्सप्रेशन है। इसमें म्यू ऊपर आ जाएगा क्योंकि इसके लिए I नीचे है, ये I है, ये R है। म्यू साइन I इक्वल टू साइन R, तो R इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू साइन I, ये इसका एक्सप्रेशन था। और इसका एक्सप्रेशन I की वैल्यू 0 रखने पे R 0 है, और I की वैल्यू 0 रखने पे डेरिवेटिव कुछ आया 1/म्यू, I की वैल्यू 90 डिग्री रखने पे डेरिवेटिव आ गया 0। इसका निकालना है तो सिंपली वी विल हैव टू रिप्लेस म्यू बाय 1/म्यू। और इसमें दिख रहा है I अगर 0 होगा तब तो स्लोप कुछ ना कुछ आएगा 1/म्यू, लेकिन I 90 तक नहीं जाएगा, I क्रिटिकल एंगल पे जाएगा, और क्रिटिकल एंगल पे साइन I की वैल्यू 1/म्यू, म्यू और 1/म्यू कट गए, डिनोमिनेटर 0, मतलब स्लोप इन्फिनिटी, मतलब स्लोप इन्फिनिटी, तो ग्राफ आया ऐसा। ठीक है, वैसे इसको याद रखने का तरीका यही है कि इसके x और y एक्सचेंज कर दो, ये बन जाएगा। ये इसका x कोऑर्डिनेट है, इसका y कोऑर्डिनेट है, ये इसका x है, ये y है, इसका y ही इसका x है। ठीक है, तो हम इस तरीके से कर सकते थे। अब अगर मान लीजिए मुझे इसके साथ डिविएशन का ग्राफ बनाना है, तो इस केस में डिविएशन है, ये I है, ये R है, R माइनस I इसके केस में, और इसके केस में डिविएशन है I माइनस R। ठीक, डिविएशन का ग्राफ बनाना था, तो मुझे I R का ग्राफ ये है, मुझे I माइनस R का ग्राफ बनाना था। बिल्कुल आसान, यहां से जो 45 डिग्री पे जाती लाइन वो I होती। क्यों? I का I के साथ ग्राफ 45 डिग्री पे होगा, और I माइनस R का ग्राफ, मतलब ये मुझे ये वाली हाइट प्लॉट करनी है। ठीक है, और ये हाइट कैसे बन रही है? ऐसे। तो डिविएशन
सॉरी 90 डिग्री तक ले जाऊं, 90 डिग्री पे ये मैक्सिमम डिविएशन है 90 माइनस क्रिटिकल एंगल। ठीक, ऐसे यहां डिविएशन हम बनाते, तो यहां आई वाली लाइन इधर होती या आर वाली, आर माइनस आई आना है, तो आर में से आई ये, तो हमें ये वाली हाइट प्लॉट करनी है, और ये वाली हाइट प्लॉट करते कुछ इस तरह, और क्रिटिकल एंगल पे 90 माइनस क्रिटिकल एंगल का डिविएशन है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहां पे हम डिविएशन का जब ग्राफ बना रहे हैं तो जब तक रिफ्रैक्शन हो रहा है तब तक डिविएशन ये है, और अगर रिफ्लेक्शन चालू हो गया तो फिर डिविएशन हमारा ये आएगा, और ये डिविएशन है कितना, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ये भी आई है 90 माइनस आई, 90 माइनस आई, डिविएशन बन गया पाई माइनस 2i, वही जो प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन होता है। तो आर में भले वो ग्राफ ना दिखे, लेकिन सी से 90 में ये पाई माइनस 2i का एक्सप्रेशन दिखेगा, और ये स्ट्रेट लाइन है विथ नेगेटिव स्लोप, और आई की वैल्यू सी रखो, आई की वैल्यू सी रखो, तो पाई माइनस 2c, आई की वैल्यू 90 रखो, पाई माइनस पाई मर गया, तो ग्राफ बना इस तरह। समझने की कोशिश करिए, इसके डिविएशन के दो पार्ट क्यों आए, क्योंकि जब तक रिफ्रैक्शन हो रहा है डिविएशन का फॉर्मूला ये लग रहा है, और ये डिविएशन हमारा r माइनस आई है, लेकिन जो ही रिफ्लेक्शन होगा डिविएशन पाई माइनस 2i हो गया, तो ग्राफ आधे में बना r माइनस आई का, आधे में बना पाई माइनस 2i, और r कितना है, साइन इनवर्स म्यू साइन आई, तो एक बार फंक्शन ये बना, एक बार फंक्शन ये बना, ठीक है, और ये फंक्शन कब है, जब i क्रिटिकल एंगल तक है, और ये फंक्शन कब है, जब क्रिटिकल एंगल से 90 तक। तो हमारा यहां पे दो डिविएशन आ रहे हैं, और यहां पे ये इस तरह, ठीक। तो शायद एक बात समझ सकते हैं, एक i के लिए एक r है, 1 1 फंक्शन है, डिविएशन और i में भी 1 1 फंक्शन है, लेकिन यहां i और r में 1 1 फंक्शन है, लेकिन डिविएशन मैनी 1 फंक्शन है। देखिए एक ही डिविएशन दो वैल्यू पे मिल सकता है, वही डिविएशन यहां भी मिल सकता है, वही डिविएशन यहां भी मिल सकता है। तो एनीवे समझिएगा कि रेयर से डेंस में जाने में क्या हो रहा है, डेंस से रेयर में जाने में क्या हो रहा है। यहां TIR हो रहा है, इसीलिए डिविएशन के दो ग्राफ बन जा रहे हैं, यहां TIR का सवाल ही पैदा नहीं होता, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक। चलो तो कुछ क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करिएगा। क्वेश्चंस लगभग रिवीजन की तरह हैं पिछली क्लास के, तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छे से सोचिएगा, उनको आपको ट्राई करना है, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। चलो ये 5 क्वेश्चन हैं, लगभग सेम कॉन्सेप्ट पे हैं 4 तो लगभग सेम कॉन्सेप्ट पे हैं। पहले क्वेश्चन में है, लिक्विड से एयर में एक रे जा रही है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है कि रे का डिविएशन 30 डिग्री हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है जो कि वेरिएबल है 0 से 90 के बीच में, एक प्रिज्म है, अंडरस्टूड है, सभी में बाहर एयर है, बाहर सभी क्वेश्चन में एयर मानिएगा, ठीक है। तो 0 से 90 तक एंगल हम भेज रहे हैं, कुछ भी एंगल रख सकते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि म्यू की वैल्यू इस तरह है कि आप कुछ भी एंगल रख दो, हर केस के में TIR हो जाए। इसमें भी है कि आप एंगल इस तरह रखो कि कुछ भी एंगल आई रख दो 0 से 90 के बीच में, रे पक्का बाहर निकल जाए। इवन इसमें भी 0 से 90 में हर हाल में TIR हो जाए, ठीक है। इसमें भी क्या करना है कि हर रे TIR कर जाए। इन सभी क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको लीस्ट फेवरेबल केस के लिए TIR कराना है। जैसे जरा देखिए, हमेशा TIR कराना है जो सबसे कम फेवरेबल केस हो। आई की अलग अलग एंगल है, किसी ना किसी एंगल पे TIR के चांसेस सबसे कम है, अगर उस पे TIR हो गया तो सब पे हो जाएगा। सिमिलरली इसमें अलग अलग एंगल पे कोई एक एंगल है जिसपे इमरजेंस के चांस सबसे कम है, अगर उस पे भी इमर्ज कर गया तो सब पे इमर्ज कर जाएगा। ऐसे ही इसमें, ऐसे ही इसमें अलग अलग रेज हैं, किसी एक रे के TIR के चांस सबसे कम है, और अगर वो इमर्ज करना है, इमरजेंस के चांस सबसे कम है और फिर भी इमर्ज कर गई तो सभी इमर्ज कर जाएंगे।
ये लगभग चारों क्वेश्चन ऐसे हैं, या तो चारों बन जाएंगे या एक भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ट्राई करिए, नहीं तो फिर मेरे सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, और हो सकता है आपको ना समझ में आए तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के बाद अगले 3 ट्राई करने की कोशिश करना। यहां तक सॉल्यूशन देखना, फिर पॉज करके बाकी ट्राई कर लेना। करो, चलो सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन नंबर 1 का। म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी 2/√3। इसके लिए हम क्रिटिकल एंगल देखें तो कितना आएगा, 60 डिग्री। तो इसके डिविएशन का ग्राफ बनेगा आई के साथ। 60 डिग्री पे डिविएशन जो आएगा वो 30 डिग्री का आएगा, क्योंकि ये 60 है, ये डिविएशन है जो कि 30 डिग्री का है। लेकिन दिक्कत है, इसके बाद ये TIR हो जाएगा तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। तो देखिए, जो डिविएशन यहां मिला है वही डिविएशन यहां भी मिलेगा, वो डिविएशन 2 बार मिलेगा। और ये फंक्शन है पाई माइनस 2i, तो पाई माइनस 2i की वैल्यू 30 डिग्री, तो 180 माइनस 2i की वैल्यू 30 डिग्री, तो i की वैल्यू 75 डिग्री। और सही बात है, 75 डिग्री पर रे भेजो तो 75 पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और डिविएशन कितना आएगा, 30 का। और एक के इस 30 का डिविएशन कहां मिला था, यहां पे। तो इस ग्राफ में एक ही डिविएशन 2 बार मिला। हां, डिविएशन 40 डिग्री पूछा होता तो एक ही बार मिलता 30 के ऊपर, और डिविएशन 20 डिग्री पूछा होता तो एक बार इस कर्व में मिलता, एक बार इस कर्व में मिलता। हमें दोनों कर्व के लिए सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, और ये कर्व क्या है, डिविएशन r माइनस आई है, और साइन इनवर्स म्यू साइन आई माइनस आई, ये। ठीक है, तो इस फंक्शन से हम निकालते एक बार इस फंक्शन से, तो इसमें ये तो निकालना नहीं पड़ा क्योंकि ये इसी पे आ गया। लेकिन मैक्सिमम डिविएशन जो आया वो 60 डिग्री पे है, और ये वॉइड जहां आया। तो पहले पार्ट का आंसर आया एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 75 डिग्री। दूसरे का आंसर आया डिविएशन इज मैक्सिमम एट एंगल आई इक्वल टू 60 प्लस। 60 से जस्ट बगल में मैक्सिमम डिविएशन है, और कितना है डेल मैक्स, ऑब्वियसली 60 माइनस, इस पे वॉइड है तो यहां डिविएशन मैक्सिमम है 60 डिग्री। ठीक है, तो ओवरऑल मैं ये कह रहा हूं कि आप ये ग्राफ याद रखें सो दैट आपको समझ में आए डिविएशन क्या लिए जा सकते हैं। ठीक है, और अगर रेयर से डेंस में होता तो ग्राफ का एक ही पार्ट बनता ये वाला, तो 2 डिविएशन नहीं आते। डेंस से रेयर में 2 आ रहे हैं क्योंकि एक रिफ्लेक्शन में, एक पार्ट रिफ्रैक्शन में। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। रेंज ऑफ यू नहीं म्यू सच दैट रे ऑलवेज सफर्स TIR। अब इस तरह के क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग। रे ऑलवेज सफर्स, तो पहले क्वेश्चन का मीनिंग कि हमेशा रे को TIR कराना है। तो हम क्या सोचते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। एक बार हमने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक बार हमने एंगल 0 डिग्री लिया, तो ये रे ऐसे गिरी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, इस पे गिरी। अब मैं दूसरे कलर से बना लेता हूं। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होता, 90 डिग्री होता तो रे ऐसे गिरती, ऐसे गिरती। सोचो इस कलर की, ऑरेंज कलर की जो रे है, और ये येलो कलर की रे है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। तो जरा बताओ इन दो में से किस रे के TIR करने के चांस ज्यादा है। तो समझ में आ रहा है, जिसका बड़ा एंगल आएगा उसके TIR के चांस ज्यादा है, और बड़ा एंगल किसका आ रहा है, येलो वाले का। तो इसके TIR के चांस ज्यादा है, इसके TIR के चांस कम है। और अगर बीच की कोई रेज होती तो उनके इंटरमीडिएट आते। से बीच की अगर रे होती तो ऐसी बनती, ऐसी बनती, इसका एंगल इन दोनों के बीच में, तो सबसे ज्यादा एंगल इसका है। तो बेस्ट केस ऑफ TIR क्या आया, जब रे ऐसे गिरी तब सबसे बड़ा एंगल है। वर्स्ट केस ऑफ TIR क्या आया, जब हमने यहां से एंगल दिया
ये इधर आया, जब ये हमने 90 डिग्री दिया। और जरा याद करिए पिछली क्लास में ये मैंने कहा था कि अगर ये कुछ ऐसा है, ये R1 है या θ1 है, ये θ2 है, θ1 और θ2 का समेशन एंगल ऑफ प्रिज्म ए के बराबर है। तो θ2 अगर मैक्सिमम करना है तो θ1 हमें मिनिमम करना है, और θ1 मिनिमम कितना है 0, तब θ2 मैक्सिमम होगा। एक्चुअली ये a है तो ये भी a होगा, 90 माइनस a। लेकिन ये वाली वैल्यू जब हम निकालेंगे तो a माइनस θ1 होगी, तो यहां पे ये एंगल छोटा है, तो इसके TIR के चांस सबसे कम है, या मैं इसे कहूं बेस्ट केस ऑफ इमरजेंस, इसे वर्स्ट केस ऑफ इमरजेंस कि जो हमें चेक करना है। अब जरा समझिए, हमने ये समझ लिया कि जब एंगल 0 डिग्री था TIR के चांस सबसे ज्यादा थे, तो अब मैं कह रहा हूं इस पे TIR के चांस सबसे ज्यादा हैं। अगर इस पे TIR नहीं हुआ तो किसी पे नहीं होगा, अगर इस पे TIR नहीं हुआ तो किसी पे नहीं होगा। तो अगर हमें निकालना होता ऑलवेज इमर्जेस, कि हमेशा रे बाहर निकल जाए, तो आप इस केस को इमरजेंस कर दो तो बाकी तो अपने आप इमर्ज कर जाएंगे। ऑलवेज TIR कहा है तो सबसे बुरा केस जो TIR का था, लीस्ट फेवरेबल केस ऑफ TIR, ये था, क्योंकि इस पे एंगल सबसे कम है। और अगर इस पे TIR हो गया तो इस पे तो TIR पक्का हो जाएगा, क्योंकि यहां तो एंगल और बड़ा है। और बेहतर है हम TIR के लिए सॉल्व नहीं करेंगे, इस पे ग्रेजिंग इमरजेंस हो गया तो इन सब पे TIR हो जाए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इसको समझने का। तो पूछा क्या था हमसे, ऑलवेज TIR। तो सबसे बुरा केस कौन सा है TIR का, ये जब ये एंगल सबसे कम है, और ये रटा नहीं जा सकता, आपको समझना ही पड़ेगा कि 90 डिग्री पे भेजा तब ये रे बाहर निकलने के चांस सबसे कम थे, और अगर इस पे ग्रेजिंग इमरजेंस हो गया ये, और अगर इस पे ग्रेजिंग इमरजेंस हो गया, तो अब यहीं से फील करने की कोशिश करिए, अगर मैंने रे ऐसे भेजी होती तो ये ऐसे गिरती, ऐसे गिरती तो और बड़े एंगल, इससे बड़े एंगल पे गिरती तो TIR कर जाती। सोचो कि ये मैंने कलर जो बनाया ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर बदल पा रहा हूं क्या, मैं बदल सकता हूं, पिंक कलर, ये पिंक है। अब येलो कलर वाली लाइट, येलो कलर का ये है, ये बीच में से गई तो यहां बीच में से निकलेगी, तिरछी गिरेगी, तो ये पक्का TIR कर जाएगी, क्योंकि ये ग्रेजिंग इमरजेंस कर रही है। और ये नहीं सभी, ये तो और तिरछी गिरेगी TIR, ये तो और तिरछी गिरेगी, और ये तो तिरछी गिरी रही है TIR। तो हमें इस केस के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। ट्रिकी था लेकिन उतना मुश्किल नहीं। चलो, तो फाइनली हमारा ये हो गया कि इस एंगल पे ये ऐसा बन जाए, और सीधे दिख रहा है ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी क्रिटिकल एंगल और ये भी क्रिटिकल एंगल, और ये एंगल A है, तो C प्लस C इक्वल टू A, तो C इक्वल टू A/2। लेकिन C क्या है, साइन म्यू, साइन 1/μ, साइन इनवर्स, सॉरी क्या लिख रहा हूं, इक्वल टू A/2, या तो ऐसे लिखो, मान लो आपको नहीं क्लिक किया तो इन दोनों में लगा दो, 1 इंटू साइन 90 म्यू इंटू साइन C, तो 1 इक्वल टू म्यू, साइन C कितना है, साइन A/2, तो म्यू की वैल्यू आ गई कॉसेक A/2। अब बस ये पूछा है रेंज ऑफ म्यू, और A की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो कॉसेक 30 कितना आ गया 2, तो म्यू की वैल्यू 2 पे आपका TIR हो, हर रे TIR कर गई। अब क्वेश्चन ये पूछा है म्यू की रेंज क्या आएगी, तो ऑब्वियसली म्यू की रेंज क्या आएगी, ये कॉमन सेंस है, क्योंकि म्यू जितना बड़ा रखोगे उतना TIR के चांस बढ़ेंगे। क्यों, अगर आपने म्यू 1 ले लिया, म्यू 1 ले लिया, तो TIR का सवाल ही पैदा नहीं होता, रे एज इट इज बाहर निकल जाएगी, तो म्यू बड़ा चाहिए, तो 2 हमारा लिमिटिंग केस आया, इससे बड़े पे हमेशा TIR होगा। ठीक, तो मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन पहले समझिए और इसके बाद बाकी तीनों क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए।
फिर उसके बाद वापस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। चलो क्वेश्चन 3, रेंज ऑफ ए सच दैट रे ऑलवेज इमर्जेस एट दिस। तो हमेशा इमर्जेंस करना है। तो वंस अगेन हमने देखा कि अगर 0 डिग्री पे गिरेगा तो TIR का बेस्ट केस है, 90 डिग्री पे गिरेगा तो TIR का वर्स्ट केस है, लेकिन इमरजेंस का बेस्ट है, इमरजेंस का वर्स्ट है। हमें ऑलवेज इमरजेंस करना था। तो जो इमरजेंस का सबसे बुरा केस है, अगर उस पे इमरजेंस हो गया तो सब पे हो जाएगा। तो मैं इस वाले केस के लिए, ठीक है, एंगल ए पूछा है शायद, तो मैं यहां से जो ये केस आया इस पे TIR के चांस सबसे ज्यादा थे, और अगर इस पे रे ऐसे निकल गई और ये एंगल 0 है, ये ए है, ये ए है, ये 90 है, ये म्यू है, तो अगर ये बन गया तो इसके बाद जो रे तिरछी गिरेगी, सोचिए ये ऐसे निकलेगी और ये तो बाहर निकल ही जाएगी, क्योंकि ये तो और कम एंगल पे गिर रही है। खुद कॉपी पे बना के देख लो, मतलब ये ऐसी तिरछी गिरेगी तो ये रे इधर से आएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, हाँ, इसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि ये सिमुलेशन से खेलें। इसमें प्रिज्म बनाइए, प्रिज्म एंगल अगर आप नहीं फील कर पा रहे हैं तो आप सिमुलेटर में प्रिज्म बनाइए, फिर इस रे को आप मूव करके देखिएगा इस केस के बाद, कि पहले ये केस बना लो, प्रॉपर ये वैल्यू दे लो और फिर आप चेक करो। ठीक है, तो खुद से करिएगा। मैं चाहता तो मैं बना सकता था सिमुलेशन, लेकिन मैं चाह रहा हूं ये खुद से बनाओ, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी बने। चलो इस केस के लिए सॉल्व किया, तो म्यू साइन ए इज इक्वल टू 1 साइन 90, म्यू की वैल्यू आई कॉसेक ए। वैसे शायद मुझे म्यू गिवन है √2 साइन ए, इसकी वैल्यू 1 आई, ए की वैल्यू आई 45 डिग्री। लेकिन काम अभी हुआ नहीं है, हमें रेंज ऑफ ए चाहिए। 45 डिग्री तो ठीक है आंसर, 45 से बड़ा चाहिए या 45 से छोटा चाहिए, बस हमें यह समझना है। तो हम ये देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये 45 डिग्री वाला केस ये था, ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री, इस पे ये हो रहा था। अगर मैं इससे बड़ा एंगल ले लेता, बड़ा एंगल मींस रे ये यही है, एंगल बड़ा करना मींस मैं कलर यहां बदल देता हूं। अगर मैं एंगल बढ़ा देता तो ये जो हमारी रे जा रही है ये जाती ऐसे और ये गिरती और तिरछी। अगर एंगल बढ़ा देता तो ये वाली रे और तिरछी गिरती इस पे और ये और इस पे तिरछी गिरेगी, मतलब ये वाला एंगल हमारा 45 से बड़ा हो जाएगा, जबकि म्यू तो हमारा √2 गिवन है, तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो TIR हो जाएगा। तो बड़े एंगल पे TIR हो जाएगा। छोटा एंगल भी बना ही सकते हैं, हालांकि है ऑब्वियस, इस पे रे ऐसे निकल रही है। अब अगर ये छोटा एंगल होता ये, तो अब इस पे जो नॉर्मल जाता वो कुछ ऐसे जाता। ये 45 है और कॉमन सेंस कह रहा है ये 45 से कम है, तो अगर ऐसा प्रिज्म होता तो ये रे बाहर निकल जाती। और बात सही भी है, पतला प्रिज्म होगा तो रे के बाहर निकलने के चांस ज्यादा है, ऐसा प्रिज्म होगा तो TIR के चांस ज्यादा है। इमेजिन करो, ठीक है, तो ये रे छोटे एंगल पे इमर्ज कर जाएगी, बड़े एंगल पे TIR हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर आया ए की वैल्यू 45 से छोटी। ठीक है, एग्जैक्टली 45 पे भी इमरजेंसी है। तो अच्छे क्वेश्चन थे, कोशिश करिएगा खुद से ही समझने की, ना समझ में आए तो सिमुलेशन यूज करिए। अब आ गए अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये दरअसल ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल है कि आखिरकार ये मीडियम हम कितने म्यू का लेंगे। मान रहा हूं बिल्कुल सिंपल वाला केस, चारों तरफ एयर है, तो कितने म्यू का लें कि कोई भी रे TIR कर जाए। तो हम इसमें देखेंगे कि अगर मैंने रे ऐसे भेजी, ये इधर गई,
अब अगर ये वाला एंगल मैं बढ़ाता हूं तो ये रे ऐसी जाएगी। तो व्हाइट कलर और पिंक में किसके TIR के चांस ज्यादा है? तो क्लियरली दिख रहा है व्हाइट कलर के TIR के चांस ज्यादा है, पिंक कलर के TIR के चांस कम है। मतलब रे जितनी इधर करते जाओगे, सोचो ये पिंक रे आप इधर करते जाओगे, ये वाली रे इधर होगी और TIR के चांस कम होते जाएंगे। तो वर्स्ट केस ऑफ TIR क्या है? जब हमने इसको 90 डिग्री पे भेजा होगा, और अगर इस पे ये केस बन गया, इस पे ये केस बन गया, तो अब जरा इमेजिन करिए, इसको तिरछा करिए, यहां से रे आप भेजते तो ये रे ऐसे आती, ये पक्का TIR करती। इससे अगर ये ऐसे भेजते, ये रे इधर मुड़ती, TIR कर जाती। तो ये हमारा TIR का केस आया कि ये पक्का TIR कर गया, मतलब इस पे TIR हो गया तो सब पे TIR हो जाएगा। ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था। मैथमेटिकली भी हम समझ सकते हैं, जरा समझिए, ये कुछ ऐसा होगा, ये θ1 ये θ2, θ1 और θ2 का समेशन 90 डिग्री है। θ2 मैक्सिमम कब होगा? जब TIR कराना है तो θ2 को मैक्सिमम करना है, सॉरी वर्स्ट केस ऑफ TIR चाहिए, सॉरी वर्स्ट केस ऑफ TIR ये कब आएगा? जब θ2 मिनिमम होगा, और θ2 मिनिमम, ये मिनिमम कब होगा? जब θ1 मैक्सिमम होगा। और ये जब मिनिमम था उस समय TIR हो गया तो हमेशा TIR हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों का सम कांस्टेंट है, इसको मिनिमाइज करना है तो इसको मैक्सिमाइज करना है। ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा। तो ये 90 डिग्री पे ये सबसे कम है, तो 90 डिग्री पे इमरजेंस के चांस सबसे ज्यादा है। उस पे TIR हो गया तो सब पे TIR हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये इतना आसान नहीं है, सीधे सीधे समझ में आता नहीं है, तो प्लीज आराम से इसको समझने की कोशिश करिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो ये अब दिख रहा है, ये 90, तो ये θ1 ये θ2, ये 90, तो साइन 90 इज इक्वल टू म्यू साइन θ1, साइन 90 इक्वल टू म्यू साइन θ2, तो साइन θ1 इक्वल टू साइन θ2 इक्वल टू 1 बाय म्यू, और θ1 θ2 बराबर है, दोनों का सम 90 डिग्री है, और θ1 θ2 हमारे बराबर निकले तो दोनों कितने हैं? 45 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन म्यू, म्यू की वैल्यू √2। मतलब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 होगा उस समय 0 से 90 के सभी की सभी रेज निकल जाएंगी, और म्यू अगर √2 है, इसका मतलब कि म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू √2 पे भी हमेशा काम चल जाएगा। और याद करिए म्यू ग्लास का कितना होता है? 1.5, और ये तो √2 से बड़ा है, इसका मतलब बहुत ही स्पेशल ग्लास नहीं चाहिए इसके लिए, इससे भी काम चल जाएगा। नो डाउट ये तब का आंसर है जब एयर थी चारों तरफ, लेकिन यहां मीडियम कुछ और है, यहां मीडियम कुछ और है, तो θ1 θ2 बराबर नहीं आते, क्योंकि यहां आता μ1 यहां आता μ2, तो साइन θ1 साइन θ2 बराबर नहीं आते। साइन θ1 1 अपॉन μ1 होता, साइन θ2 1 अपॉन μ2 होता, लेकिन ये कंडीशन अब भी ट्रू होती। ठीक है, तो जैसे अगर हम ये लिखते μ1 μ2 होता, तो साइन θ1 इक्वल टू 90 माइनस θ2, θ1 और θ2 का समेशन 90 है, तो साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 इक्वल टू 1। सॉरी, ये μ1 μ2 उल्टी तरफ ये हो जाता फिर, और साइन स्क्वायर θ1 कितना आता? μ1 बाय म्यू, साइन स्क्वायर θ2 μ2 बाय म्यू, फिर ये कंडीशन बनती है, तो म्यू की वैल्यू μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर का अंडर, ऐसा कुछ आता, और आंसर आता ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक, तो फिलहाल शायद सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लास्ट पार्ट इसमें वो भी कोई खास मुश्किल नहीं था, ये था
अलग अलग एंगल पे हमने अलग अलग हाइट पे रे भेजी, हमें ऑलवेज इमरजेंस कराना था। तो जरा सोचिए सबसे तिरछी रे कौन सी गिर रही है। यहां से तो रे सीधी निकल जाएंगी 90 डिग्री पे सभी, मतलब एंगल 0 डिग्री, लेकिन टीआईआर के चांस इस फेस पे होंगे। लेकिन जरा सोचिए ये रे गारंटीड सीधी निकल जाएगी क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। लेकिन यहां से नॉर्मल डालो, यहां से नॉर्मल डालो, यहां से नॉर्मल डालो, यहां से नॉर्मल डालो, तो सबसे बड़ा एंगल इसका है। इसके टीआईआर के चांस सबसे ज्यादा थे। और अगर ये टीआईआर नहीं किया तो कोई भी रे इनमें से टीआईआर नहीं करेगी। तो इसको टीआईआर करने से रोकना है। और टीआईआर करने से रोकने का मतलब हमें जस्ट ग्रेजिंग इमरजेंस कराना है। तो सिर्फ इसी रे पे फोकस करते हैं। और अगर ये जस्ट 90 डिग्री से चली गई, मतलब इस पे टेंजेंट होते हुए चली गई, तो बाकी रेज जो नीचे से गिरेंगी वो तो कुछ कम एंगल पे गिरेंगी, तो ये तो बाहर निकल ही जाएंगी। तो हमें केस सॉल्व करना है कौन सा, ये तो अंडरस्टूड है, ये हमारा क्रिटिकल एंगल है। और ये क्रिटिकल एंगल बड़ा ही आसान, यहां से म्यू साइन सी इक्वल टू साइन 90, और साइन सी की वैल्यू h बाय आर है, तो म्यू की वैल्यू r बाय h, तो h शुड बी लेस देन और इक्वल टू r बाय म्यू। ये आ सकता है लेस देन, समझ में आया? क्योंकि हाइट जितनी छोटी होगी बाहर निकलने के चांस उतने ज्यादा होंगे। ये मैक्सिमम हाइट है जो इमर्ज कर सकती है। इसके ऊपर की जो हाइट मैं बनाऊंगा, ये जरा समझिए, ये और बड़े एंगल पे गिर रही है, तो ये तो टीआईआर कर जाएगी। मतलब क्या होगा कि अगर मैंने ऐसी रे ऊपर तक सभी भेज दी होती तो इस हाइट तक रेज बाहर निकलती ऐसे, लेकिन ये वाली सभी रे रिफ्लेक्ट कर जाती, मतलब इसके बाद की रे मिलती ही नहीं बाहर। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा इसमें, ठीक है? तो ये लगभग पिछली क्लास का ही डिस्कशन था। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। चलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब। ये मैं पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं। सिंगल अगर स्लैब होती, ये तो यहां से अगर मैंने लाइट डाली, ये रे यहां से ऐसे निकल जाएगी पैरेलल, ओरिजिनल रे के पैरेलल होगी। ये कुछ ऐसे, ये लैटरल शिफ्ट आएगा और ये शिफ्ट थिकनेस पे डिपेंड करेगा। ये एंगल अगर थीटा है या आई है, ये एंगल आर है, ठीक है? तो ये हमारा टी है, ये टी का सेक आर है, ये शिफ्ट है टी के सेक आर का साइन माइनस आर, साइन आई माइनस आर, टी का सेक आर, ये आई माइनस आर है ये एंगल। तो कोशिश करिए फिगर से समझ में आ जाए, टी का सेक आर का साइन आई माइनस आर का साइन आई माइनस आर। और अगर मैंने यहां पे मल्टीपल कलर्स डाले होते, तो अगर मैं रेड और ब्लू ये डालता, तो ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है? तो ब्लू अंदर की तरफ ज्यादा मुड़ेगा। यहीं से अगर मैंने ये येलो भी साथ में डाला, ये कुछ कम मुड़ेगा, लेकिन फाइनली ये पैरेलल हो जाएगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है? बीच के अगर कलर्स होते, जैसे येलो कलर है, यहां से तो सीधे आया, यहीं से ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है? ध्यान दीजिए, ये डिस्पर्शन नहीं है, डिस्पर्शन अभी भी 0 है। डिस्पर्शन का मतलब कलर में फैलना नहीं है, मतलब ये स्प्लिट होना नहीं है, कलर में फैलना है जब एंगल आ जाएगा। तो यहां ये आपस में पैरेलल है, डिस्पर्शन एंगल 0 है। यहां ऑब्वियसली डिस्पर्शन था, यहां खत्म हो गया है,
और शायद पुराना आपको याद हो कि ये दो प्रिज्म है, एक प्रिज्म ऊपर है, एक प्रिज्म नीचे है। तो दरअसल इस प्रिज्म ने डिस्पर्स किया था, इसने उल्टा रखा है, इस प्रिज्म ने डिस्पर्शन को काट दिया। मतलब दो प्रिज्म, एक ऐसा प्लस एक ऐसा, और इन्होंने रे के डिस्पर्शन को ओवरऑल काट दिया है और डिविएशन को भी काट दिया है। इसने इधर मोड़ा, इसने उधर मोड़ा, पैरेलल हो गई। तो डिविएशन भी 0 है, डिस्पर्शन भी 0 है। कलर में इसने फैलाया, इसने वापस से उनको पैरेलल कर दिया। यह अलग बात है कि उस चक्कर में बीम मोटी हो गई, ठीक है, लेकिन हम इसे डिस्पर्शन नहीं कहेंगे। यह मैंने डिस्कशन में भी एक्सप्लेन किया था, अब भी कह रहा हूं कि नेट डिस्पर्शन हमारा कट गया, डिविएशन भी कट गया, इक्वल एंड अपोजिट प्रिज्म मान लो। हां, अगर यहां एयर होती और यहां कोई और लिक्विड होता तो ये पैरेलल नहीं होती, क्योंकि ये मीडियम डिफरेंट है, तो फिर ये पैरेलल रे तक पैरेलल नहीं आएगी और फिर डिस्पर्शन भी आएगा। वो हम आगे पढ़ेंगे लास्ट डीसीटी में जब हम प्रिज्म की बात करेंगे। फिलहाल जो मैं कह रहा हूं, दोनों तरफ सेम मीडियम है, तो रे फाइनली पैरेलल हो गई। मोनोक्रोमेटिक है, सिंगल वेव है, मल्टीपल वेव होती तो भी आपस में पैरेलल रहती, डिस्पर्शन डिविएशन 0 आता। ठीक, अगला डिस्कशन है रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल पैरेलल स्लैब्स। ये देखिए क्या है, एक स्लैब, ये दो स्लैब, μ1 μ2, यहां से ये रे आई, एंगल ये θ1 θ2, θ1 ले लेता हूं इसको θ2 θ2, ये एंगल θ0 या I, ये फाइनल एंगल ले लेता हूं R, ठीक है, μ0 μ3। ये मल्टीपल स्लैब्स थी। पहले ये समझिए दोनों θ1 क्यों बराबर है, क्योंकि ये नॉर्मल और ये नॉर्मल आपस में पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल, पैरेलल है अल्टरनेट एंगल, ये कुछ और है, ये कुछ और है। अब अगर मैं यहां इक्वेशन लगाता तो क्या बनता, μ0 साइन, क्यों ना मैं I को भी θ0 ले लेता हूं और इसको θ3 ले लेता हूं, सो दैट समझ में आए θ0 इस मीडियम का। μ0 साइन θ0 इक्वल टू इसमें μ1 साइन θ1। अब इसमें और इसमें μ1 साइन θ1 इक्वल टू μ2 साइन θ2। इन दोनों में μ2 साइन θ2 इज इक्वल टू μ3 साइन θ3। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर पैरेलल स्लैब्स हैं तो μ0 साइन θ0 इसी का कंक्लूजन, μ0 साइन θ0, μ1 साइन θ1, μ2 साइन θ2, μ3 साइन θ3 ऑल आर इक्वल। तो μi साइन θi का प्रोडक्ट कांस्टेंट आया, सेम फॉर ऑल, ठीक है। तो पैरेलल स्लैब्स में ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब आपको अगर ये एंगल निकालना है, ये एंगल, तो आपको बीच के निकालने की जरूरत नहीं, सीधे इसके और इसके बीच में लगा दो। ये एंगल चाहिए, सीधे इन दो के बीच में या इन दो के बीच में लगा दो। तो पैरेलल स्लैब्स में ये बेनिफिट है। मतलब अगर कि ऐसा होता कि ये इतनी सारी स्लैब होती, हमें म्यू दिया ही नहीं है, यहां से मान लीजिए एयर से रे आ रही है 60 डिग्री से, फाइनली जो नीचे का म्यू है ये 4/3 है, पूछा यहां एंगल कितना होगा, तो यहां जो भी बने, यहां से जब रे बाहर निकलेगी ये थीटा, इसके और इसके बीच में एयर का 1 साइन 60, 4/3 साइन थीटा, बीच में कहीं एंगल पूछा है तो इस मीडियम का देखो कितना है, म्यू दिया होगा, एंगल निकाल दो। तो पैरेलल स्लैब्स में बेनिफिट ये है। और इसी की मदद से हम क्या करेंगे, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार बदल रहा होता, म्यू ऊपर से नीचे लगातार बदल रहा होता, तो भी हमें फर्क नहीं पड़ा, किसी भी पॉइंट पे अगर हमें एंगल चाहिए तो हम वहां का म्यू निकाल लेंगे, एंगल निकाल लेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1, यहां म्यू 1.5 है, म्यू 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, एक और ले लेता हूं म्यू 1.6,
अब मैंने यहां से एक रे भेज रहा हूं, थोड़ा और नीचे रखता हूं, ये एंगल आई से, ठीक है। पहला है इफ I इक्वल टू 53 डिग्री फाइंड एंगल रे मेक्स विथ नॉर्मल इन म्यू इक्वल टू 1.2। ये थोड़ा कम कर देता हूं, 37 डिग्री। सेकेंड में फाइंड मैक्सिमम एंगल I such that ray fails to enter minimum angle है, ray fails to enter mu equal to 1.2। if I equal to 53 degree find the layer at which ray reflects back। चलो देखें तो जैसे ये क्वेश्चन था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रे यहां से आई तो कुछ एंगल यहां बनेगा, लेकिन हां ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जा रहा है, ठीक है। तो यहां से इतना, यहां से और ज्यादा, यहां से और ज्यादा होते होते ऐसा ना हो कि वो 90 को क्रॉस कर जाए और रिफ्लेक्शन हो जाए। सही है, डेंस से रेयर जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन हो सकता है। अभी देखते हैं, आई की वैल्यू 37 डिग्री है, आई की वैल्यू 37 डिग्री है। अब हमें निकालना है एंगल रे मेक्स विथ नॉर्मल म्यू इक्वल टू 1.2। तो हम क्या करते हैं, ये रे, अब हमें तो पता नहीं कैसे गई, तो हमने ये मान लिया कुछ भी एंगल, ये रे इधर गई और यहां एंगल हो गया थीटा। यहां से एंगल कितना है, 37 डिग्री। तो इसके और इसके बीच में डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो 1.6 इंटू साइन 37 इज इक्वल टू 1.2 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1.6 बाय 1.2 इंटू साइन 37। साइन 37 कितना है, 3/5, ठीक है। तो 12 4/5, तो आंसर आया 4/5, और 4/5 बिल्कुल सही है। थीटा कितना आया, 53 डिग्री, डिफाइंड है, मतलब यही हमारा आंसर है। तो पहले का आंसर आ गया 53 डिग्री, क्योंकि डिफाइंड एंगल निकला। दूसरे का पूछा मैक्सिमम एंगल की रे 1.2 में नहीं जा पाए। 1.2 में नहीं जाने देना है, मतलब यहां पे ये केस ऐसा हो जाए। सोचिए, ये रे अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, और अगर ये एंगल बढ़ते बढ़ते इस हिस्से के क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया तो गड़बड़ हो जाए। तो यहां ये एंगल हमें जस्ट 90 चाहिए, और इसके लिए हमें ये एंगल नहीं निकालना पड़ेगा, आप सीधे इसके और इसके बीच में लगा दो। तो 1.6 इंटू साइन 30, सॉरी साइन आई इक्वल टू 1.2 इंटू साइन 90। सोचिए जो लैंग्वेज थी, 1.2 में इंटर नहीं करना, मतलब इस पॉइंट पे जस्ट TIR हो जाए, और जस्ट TIR के लिए हम ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए सॉल्व करते हैं। तो 1.6 इंटू साइन आई इज इक्वल टू 1.2, तो साइन आई इज इक्वल टू 1.2 बाय 1.6, 3/4, आई आया साइन इनवर्स 3/4, और इससे बड़ा एंगल हो गया तो ये उसमें इंटर नहीं करेगा। इवन इस एंगल पे भी रे इसमें इंटर नहीं की है, सीधे इसके इंटरफेस के पैरेलल निकल गई। तो सेकंड का आंसर आया ये। थर्ड में पूछा है आई 53 डिग्री है, फाइंड द लेयर एट विच रे रिफ्लेक्ट्स बैक। तो यहां 53 डिग्री से इंटर किया तो कहीं ना कहीं तो TIR होगा, तो ये एंगल बढ़ते बढ़ते, ठीक है। तो ये हम ऐसे मान लेते हैं, ये ऐसा था, ये एंगल और बढ़ा, ये एंगल और बढ़ा, ये एंगल और बढ़ा, और किसी पे ये केस बन गया, ये। तो अगर किसी पे जस्ट TIR का केस हुआ होगा तो हम ऐसे मान सकते हैं,
अब हमें पता तो है नहीं यहां म्यू कितना है, तो यहां ले लिया म्यू इतना, यहां म्यू कितना है 1.6, तो 1.6 इंटू साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन 90 डिग्री। तो म्यू की वैल्यू 1.6 साइन 53 डिग्री 4/5, तो 6.4/5 1.28, तो म्यू की वैल्यू आ गई 1.28। इसका मतलब म्यू की वैल्यू 1.2 से 1.3 के बीच में आई, एग्जैक्टली 1.28 तो कहीं है नहीं, म्यू कंटिन्यूअसली तो बदल नहीं रहा था, म्यू तो डिस्क्रीट था, 1.28 कहीं नहीं है, तो या तो ये है या ये है। अब मतलब हम समझते हैं कि 1.28 का मतलब क्या है, कि वो इस पे होगा कि इस पे होगा। तो सिंपल सी बात है, दोनों पे बना के देख लो। नहीं आ रहा है समझ में, तो सबसे आसान क्या था कि हम क्या करें कि 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 यहां से 53 डिग्री से भेजा, हम यहां का थीटा निकालते हैं कितना है, तो 1.6 इंटू साइन 53 4/5, 1.3 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा आया 1.28/1.3, मतलब ये रियल है, रियल है मतलब 1.3 मीडियम को तो क्रॉस कर गया है। अब जरा 1.2 पे चेक करते तो यहां ये नया थीटा ढूंढते तो यहां 1.2 आता, यहां 1.2 आता, अब की बार इमेजिनरी है, मतलब ये इस मीडियम को क्रॉस नहीं कर पाया, 1.2 को इसको कर चुका है, मतलब ये जो केस बनेगा यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया। तो ये आया इंटरफेस ऑफ 1.3 एंड 1.2, 1.3 और 1.2 के इंटरफेस से रिफ्लेक्ट कर गया, यहां निकल गया, लेकिन जब हमने यहां एंगल कैलकुलेट किया इस रीजन में, ये नॉट डिफाइंड आया, ये डिफाइंड आया, तो यहां से निकल चुका है, यहां से नहीं निकला, तो ये TIR का केस यहां पे हो गया होगा। कब? जब 53 डिग्री डाला था। ठीक, तो ये क्या था, जहां मैंने कुछ फाइनाइट लेयर्स रखी थी। दूसरे एग्जांपल में मैं यहां कंटिन्यूअस लेयर लूंगा, म्यू की वैल्यू लगातार बदल रही होगी। एग्जाम्पल 2, इस बार हम कंटिन्यूअस लेते हैं, तो इस बार मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एयर है और ऊपर जाने पे म्यू लगातार बदल रहा है, म्यू एज अ फंक्शन ऑफ y ये है √1 + y, ठीक है, मतलब y के साथ बढ़ रहा है और यहां पे एयर है, y = 0 पे म्यू की वैल्यू 1 है और म्यू ऊपर जाने पे लगातार बढ़ रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि यहां से मैंने जो रे डाली ओरिजिन से, ये ऑलमोस्ट ग्रेजिंग इंसिडेंस में, लेकिन म्यू बढ़ रहा है तो ये रे ऊपर की तरफ मुड़ेगी। सोचो 1 + y है, y बढ़ता जाएगा, रे टुवर्ड्स नॉर्मल होती जाएगी, और हम रेयर से डेंस में जा रहे हैं, ऊपर जाने पे मीडियम डेंस हो रहा है तो TIR का तो चांस ही नहीं होता, ये रे कुछ ऐसी जाएगी। अब हमसे पूछा होता पहला, फाइंड एंगल ऑफ रे विथ y डायरेक्शन, ठीक है, एट y, फाइंड एट y = कुछ कर देता हूं, लेट इट बी 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ v। सीधे इक्वेशन ही पूछ ली, अब हम कुछ भी निकाल सकते थे इक्वेशन अगर निकल आई तो हम क्या कर रहे हैं, हमें ये तो पता नहीं है कि रे का शेप कैसा है, तो हमने माना ऐसा है, किसी भी पॉइंट x, y पे। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ये मेरी स्लैब हो गई, ध्यान दीजिए म्यू y के साथ बदल रहा था, तो सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली स्लैब ऐसी होंगी। स्लैब आप ऐसे नहीं मान सकते, क्योंकि हमने जो प्रूव कर रखा है कि अगर ये μ1, μ2, μ3 ऐसा है, तो ये एंगल साइन थीटा μ1 साइन थीटा 2, μ2 साइन थीटा 2 एटसेट्रा सब बराबर आते हैं। कब के लिए है? जब स्लैब ऐसी हो और हर स्लैब का म्यू सेम है, म्यू y के साथ बदल रहा है, तो जो छोटी छोटी स्लैब आएंगी वो y के साथ पैरेलल आएंगी ऐसे। तो इस पूरी स्लैब का, जैसे मान लीजिए y पे मैंने स्लैब मानी ये dy की, तो स्लैब हम ऐसे मान सकते हैं क्योंकि इस पूरी स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट मान लिया y के साथ।
ऐसे माना तो स्लैब का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा होगा, तो फिर ये लॉजिक ही नहीं लगेगा। तो हमने ये माना कुछ इस तरह, ठीक है। और अच्छी बात है, ये ढेर सारी स्लैब हैं, मुझे ये वाला एंगल अगर थीटा चाहिए तो मैं सीधे पहले और आखिरी के बीच में ही लगा सकता हूं। तो 1 इंटू साइन 90 इज इक्वल टू म्यू वाई, इसका म्यू वाई लिखा इंटू साइन थीटा, और म्यू वाई कितना है √1 प्लस वाई साइन थीटा, ये कितना है 1, साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन √1 प्लस वाई। क्वेश्चन में पूछा है y इक्वल टू 2 पे एंगल कितना आएगा, तो साइन इनवर्स 1/3, और अंडरस्टूड है किसके साथ है, नॉर्मल के साथ, विथ नॉर्मल। लेकिन अब हमें इक्वेशन चाहिए, और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वर्टिकल के साथ इसका एंगल मिल गया तो मुझे इसका स्लोप ऑफ कर्व भी मिल गया, और स्लोप ऑफ कर्व एट x, y कुछ और नहीं tan 90 माइनस थीटा है। थीटा नॉर्मल के साथ ये स्लोप है, और tan थीटा ये क्या बना, cot थीटा, और अच्छी बात है मुझे sin थीटा पता है। तो ये सॉल्व करने पे ये आया, तो cot थीटा कितना आ गया, √y अपॉन 1। तो dy बाय dx की वैल्यू √y हो गई, और ये तो हमारी डिफरेंशियल बन गई। तो dy अपॉन √y इज इक्वल टू dx, y की वैल्यू दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं 0,0 से, तो y, x ये लिख लो। तो 1 अपॉन √y का इंटीग्रेशन 2√y, तो 2√y इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 4। तो ये जो कर्व बना ये कुछ और नहीं, पैराबोला है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा था, हमने इनफाइनाइट स्लैब मान ली, और स्लैब से पहले हमने देखा म्यू बढ़ रहा है, TIR के चांस है नहीं, रफ कर्व तो हमें मिल चुका था। दूसरा, आगे जाने पे म्यू बढ़ रहा है तो एंगल कम ही हो रहा होगा, ऐसे जाएगा। हमने क्या किया, किसी भी x, y पे स्लैब मानी, नॉर्मल के साथ एंगल लिखा, लेकिन हमें इसका स्लोप चाहिए तो स्लोप तो इसके साथ एंगल है, इसीलिए स्लोप tan थीटा नहीं cot थीटा है। साइन थीटा पता था, cot थीटा निकाल लिया, डिफरेंशियल बन गई, कर्व की इक्वेशन निकल आई। है इंटरेस्टिंग। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, जिन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन करिए। पहले में मल्टीपल स्लैब्स हैं, एयर से गया, एयर में वापस चला गया, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। एंगल रे मेक्स विथ वर्टिकल इन म्यू इक्वल टू 1.4। इस मीडियम में कितना है, नेट डेविएशन ऑफ रे कितना है। क्वेश्चन नंबर 2 में वाई मैक्स रे रीचेस, मैक्सिमम वाई क्यों, म्यू ऊपर जाने पे घट रहा है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल आएगा, रे ऐसे आएगी, तो कहीं TIR करेगा, कहीं ना कहीं वो ढूंढना है। इक्वेशन ऑफ कर्व और पॉइंट जहां से TIR करना चालू हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में रे ऐसे गई, इस बार x के साथ म्यू बदल रहा है, वहां y के साथ बदल रहा है, मतलब स्लैब आपकी वर्टिकल होगी, वहां स्लैब हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो म्यू आगे जाने पे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल। तो आपको इक्वेशन ऑफ कर्व बतानी है। पीछे म्यू 0 है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे भी ये फंक्शन है, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी है। ठीक, तो ट्राई करो। मैथ्स के क्वेश्चन है मोर और लेस, दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन की, ट्राई करो। चलो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, और टुवर्ड्स, और कुछ, और टुवर्ड्स, यहां तक तो सही है। यहां पे अगर मुझे एंगल ये थीटा चाहिए तो मैं सीधे इसके और इसके बीच में लगा सकता हूं, क्योंकि रेस स्लैब्स पैरेलल है। तो एयर 1 इंटू साइन 53 इज इक्वल टू 1.4 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा साइन 53 0.8 बाय 0.4, 8 बाय 14, 4 बाय 7, तो साइन इनवर्स 4/7 पहले का आंसर। लेकिन एक बात तय है, हम वापस से अगर एयर से एयर में चले गए तो ये एंगल सॉल्व करने पे 53 डिग्री आएगा। क्यों, 1 साइन 53, 1 साइन थीटा, थीटा 53, मतलब रे वापस से ओरिजिनल रे के पैरेलल हो जाएगी। बीच में भले ही ऐसे मुड़ी थी, फाइनली रे विल बी पैरेलल टू इंसिडेंट रे, क्योंकि हम सेम मीडियम में आ गए हैं और स्लैब पैरेलल है। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्लैब पैरेलल है इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं।
अदरवाइज सेम मीडियम में तो हम प्रिज्म में भी आ गए थे एयर से एयर में, लेकिन ऐसा थोड़ी था कि यहां डिविएशन 0 है, यहां तो डिविएशन मिला था। स्लैब के केस में सही है कि आप सेम मीडियम में आ गए तो डिविएशन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, वाई मैक्स रे रीचेस। तो पहले में रफली हमें कर्व समझ में आना चाहिए कि ये 30 डिग्री और स्लैब्स हमारी ऐसी है, वाई के साथ बदल रही, ये मल्टीपल स्लैब्स होंगे। म्यू ऊपर जाने पे घट रहा है, पहले ये देखते हैं y इक्वल टू 0 पे म्यू की वैल्यू कितनी है 3। तो y इक्वल टू 0 पे यहां पे म्यू की वैल्यू है 3, यहां पे म्यू की वैल्यू वो गंदी सी 3 1 + 4y स्क्वायर, ये तो 3 से यहां म्यू ऊपर जाने पे कम हो रहा है, इसका मतलब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा होगा। और नॉर्मल इसका ये है क्योंकि स्लैब ऐसी है, तो ये एंगल थीटा हम निकाल पा रहे हैं। तो इन दोनों इक्वेशन के बीच में हमने लगाया 3, यहां पे म्यू 3 है, इनटू साइन 30। 3 कैसे पता चला, y इक्वल टू 0 छाप दिया इसमें, और वहां पे म्यू कितना है 3/1 + 4y स्क्वायर इनटू साइन थीटा। बड़ी अच्छी बात है, 3 3 कट गया, एक नीचे 2 आ गया, तो ये आया 1/2 1/1 + 4y स्क्वायर का अंडर रूट साइन थीटा। मैं चाहूंगा ये 2 भी निपट जाए, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/4 + y स्क्वायर का अंडर रूट, ये 2 से डिवाइड कर दिया इसको। लेकिन हम साइन थीटा से ज्यादा कॉट थीटा में इंटरेस्टेड है क्योंकि वही हमारा स्लोप है, तो साइन थीटा आया 1/4 + y स्क्वायर अंडर रूट 1। तो ये वाला आया हमारा 1 माइनस, ये तो बुरा बन गया, ठीक है, 1 माइनस इसका होल स्क्वायर, तो 3/4 माइनस y स्क्वायर, ये बन गया। तो यहां से कॉट थीटा 3/4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1/4 + y स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। चलो ये हमारा कॉट थीटा आया, तो हमारा टेन थीटा मिल गया इससे, टेन थीटा 1 + 4y स्क्वायर अपॉन 3 - 4y स्क्वायर, ये हमारा टेन थीटा आया, दैट मीन्स dy/dx। देखते हैं पहले पार्ट का, y मैक्स रे रीचेस। मैक्सिमम y तब आएगा जब ये साइन थीटा हमारा 90 आएगा, और साइन थीटा 90 आएगा, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90, तो ये वैल्यू 1 बनेगी। 1 इक्वल टू 1/4 + y स्क्वायर, y स्क्वायर 3/4, y की वैल्यू √3/2। ये y की मैक्सिमम वैल्यू आ गई जब साइन थीटा 1 था, मतलब वो केस जब ये जस्ट ये 90 डिग्री बन गया था। इसके बाद हमारी रे TIR करके ऐसे बन गई। लेकिन अब हमें इक्वेशन ऑफ कर्व चाहिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इक्वेशन ऑफ कर्व, चलो फंक्शन हमारा मिल चुका है ये, इसको 2y को कुछ t रख दें, तो ये इंटीग्रेशन हमें करना है 3 - 4y स्क्वायर अपॉन 1 + 4y स्क्वायर का अंडर रूट dy का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू dx। 0 पे वैल्यू 0। इसमें मैंने क्या किया, 2y को t रख दिया, तो ये बन गया 1/2 इंटीग्रेशन 3 - t स्क्वायर 1 + t स्क्वायर dt इज इक्वल टू x। ये तो बन ही जाएगा, लेकिन दिक्कत है, ये तो हम फंस गए, नहीं निकलेगा। इसका आंसर हाइपरबोलिक साइन में आएगा, हाइपरबोलिक आएगा कुछ साइन h इनवर्स में, वो अपने सिलेबस में है नहीं, तो ये नहीं हो पा रहा है ये इंटीग्रेशन। क्वेश्चन मैंने गंदा चुन लिया था, ठीक है, तो मैं इंस्ट्रक्शन में लिख दूंगा ये कि ये आपसे इंटीग्रेट नहीं होगा। ज़्यादा ट्राई मत करना है, एक बार जिंदा सर को दे देना अगर तुम्हें ट्राई करना हो तो, तुम ट्राई मत करना है। मुझे नहीं लगता कि ये आंसर सॉल्व होगा, जहां तक मुझे याद है इसका आंसर हाइपरबोलिक फंक्शन में आएगा, ठीक है। तो जिंदा सर से करवा लेना, अगर कुछ एलिमेंट्री फॉर्म में आंसर इंटीग्रेट होता है तो चांसेस काफ़ी कम है इसके। तो अब यही नहीं बना तो हमसे यही नहीं बना। एनीवे, आपको बस इतना है, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन मैच करनी थी, उसके बाद मैथ्स का क्वेश्चन हो जाता,
क्वेश्चन बनाते समय मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि आंसर इस तरह बन जाएगा। क्वेश्चन 3 देखते हैं, अब ये लास्ट में लफड़ा तो नहीं हो रहा। इसमें बस हमें ये देखना है कि यहां से 45 डिग्री पे गया, आगे जाने पे म्यू बढ़ रहा है और इस बार नॉर्मल ये होंगे, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएंगे। और बड़ी अच्छी बात है, इस बार टेन थीटा, ये थीटा ही टेन थीटा स्लोप वाला है, तो यहां अगर मैं इसके और इसके बीच में लगाऊं तो यहां पे म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट। देखो तो म्यू नॉट साइन 45 और यहां पे कितनी है म्यू की वैल्यू, म्यू एक्स, जो की वैल्यू है म्यू नॉट अंडर रूट 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बाय 2 इंटू साइन थीटा। म्यू नॉट कट गया, साइन 45 1 बाय रूट टू कट गया, साइन थीटा आया अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, और साइन थीटा हमारा ये आया, लेकिन हमें टेन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा ये है, टेन थीटा ये है, तो टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन रूट ई टू दी पावर एक्स, लेकिन अच्छी बात है इस बार टेन थीटा ही डी वाई बाय डी एक्स है, तो डी वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स बाय 2 अपॉन माइनस 1 बाय 2 प्लस सी, तो y इज इक्वल टू सी माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस एक्स बाय 2, और जीरो रखने पे वैल्यू जीरो आनी चाहिए, तो c की वैल्यू आ गई 2। ये हमारा कर्व निकल आया। ठीक।